हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की हम तैयारी कर रहे थे दोस्तों, जिसका पेपर आपको कब होने वाला है। जिसका पेपर आपका होने वाला है 18 जनवरी 2025 को। 18 जनवरी को पेपर होगा, ठीक है। नए साल में आपका नया शुरुआत होगा पेपर का। और अगर आप अच्छा करते हैं तो सोचिए आपको नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो आप मेहनत करिए। अभी तक हमने जो देखा था, हमने टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए थे मैथ के। और यही नहीं देखा था, हमने साथ में ये भी जाना था कि इनके सलूशन कैसे हैं दोस्तों। और साथ में ये भी जानने की कोशिश की थी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मेंसुरेशन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, संख्या पद्धति से कितने आ रहे हैं, भिन्न तथा दशमलव से कितने आ रहे हैं। तो ये सब सारी टॉपिकों से हमने क्वेश्चन देख लिया था। लेकिन आज हम मैथ के अलावा जो थर्ड पार्ट हमारा आता है हमारे एग्ज़ाम में, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है, भाषा परीक्षण करके आता है। अपठित हिंदी होता है, अपठित गद्यांश से आपके होते हैं। आपके पेपर में इनसे क्वेश्चन आते हैं और इनसे क्वेश्चन जो हमारे आते हैं ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कि एक पैसेज हमको देता है। जैसे एक अनुच्छेद है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आपके पास 4 अनुच्छेद होते हैं। और टोटल आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें 20 क्वेश्चन। तो आज हम इन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनके आंसर कैसे देंगे, कैसे हम अच्छे से कर पाएंगे। और परीक्षा में हिंदी पार्ट बड़ा कठिन हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि 5 क्लास का बच्चा होता है, उतनी समझ उसकी नहीं होती है। तो इस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपकी किताब में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सभी चैप्टरों को पढ़ें, उनके क्वेश्चन आंसर खुद लिखने की कोशिश करें आप। इससे आपकी समझ जो होगी थोड़ी सी विकसित होगी और आप अच्छा कर पाएंगे। आइए, पेपर में आया हुआ था। एक अच्छी बात है कि पिछले सालों में जो पेपर आया है वो बड़ा छोटे छोटे पैसेज दिए हैं, तो उत्तर देने में हमें थोड़ी आसानी होंगी। लेकिन केवल पैसेज से ही क्वेश्चन नहीं आए हैं, आपको पर्यायवाची आना चाहिए, आपको विलोम आना चाहिए ना, आपको संज्ञा आनी चाहिए, तो सर्वनाम आना चाहिए, इन सब का डिफिनीशन भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पेपरों में आ रहा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पैसेज। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर ले रहा हूँ पैसेज पढ़ने के लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे पैसेज पढ़ते हैं। लिखा है आपने, यहाँ पे देखेंगे, आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता, आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हरे भरो वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ आने से लोगों को अनेक समस्याएं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। ये छोटा सा पैसेज था। अब यहाँ पे पैसेज के जवाब के लिए आपसे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पहला, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान खाली स्थान थे। तो आप देखें कि पहली लाइन में महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन आपके विकल्प में तो पहले में ही दिया है पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, अध्यापक, चिकित्सा।
तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन पैसेज का, उनका गांव खाली स्थान घिरा हुआ था। उनका गांव कह रहा है कि घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था भाई? आप पैसेज को पढ़े होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका गांव ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो हरे भरे वन आपको विकल्प में दिख रहे हैं, गहरे वनों दिख रहे हैं, भूरे वनों दिख रहे हैं, सूखे हरे, तो हरे वन इज द राइट आंसर। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी, क्या आने लगी भाई, क्या आने लगी? चला गौर करिएगा, आप पढ़े होंगे तो वनों की जब कटाई हुई तो क्या होने लगा था? विनाशकारी बाढ़। देख रहे हैं ना, आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू, इसका परिणाम हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़। तो आपके विकल्प में ऐसा कुछ है विनाशकारी बाढ़ से? जी बिल्कुल है, विकल्प नंबर ए विनाशकारी बाढ़। ठीक है, तो आगे चल देते हैं और अगला देखते हैं। सुंदर लाल बहुगुणा, देख रहे हैं ना यहाँ पे, सुंदर लाल बहुगुणा खाली स्थान संज्ञा है। कौन सी संज्ञा भाई? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो आप बहुत क्लियर करेंगे तो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश, गणेश, गंगा, सीता, गीता, उसी तरह से ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी। अगला है मूल्यवान का पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब मूल्यवान को और दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो हम देखेंगे क्या कि मूल्यवान को और किस नाम से जान सकते हैं। विकल्प में आएंगे घृणास्पद, नहीं जी बिल्कुल नहीं, मूल्यवान को घृणास्पद थोड़ा नहीं कहते हैं, गंदी बात। अप्रिय, नहीं जी ये भी नहीं। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है वही तो मूल्यवान है, अनमोल दे ही दिया, तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे प्यारे। आ जाते हैं अब अगले अनुच्छेद की तरफ। ये अनुच्छेद आपको अच्छे से समझ में आया, कमेंट करिए अगर समझ में आया तो। और अगले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, या ऐसा व्यक्ति जिद्दी वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसीलिए वह विचारवान है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कह रहा विनम्रता एक महान, देख रहे हैं ना, विनम्रता एक महान है, खाली स्थान। विनम्रता क्या है भाई? गुण है, लिखा ना, एक सद्गुण है या गुण है। वेरी गुड। आगे चलते हैं और इस पैराग्राफ का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना प्यारे। पैराग्राफ तो आप देख ही लिए हैं, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है विनम्रता का अभिप्राय है, देखेंगे ना यहाँ पे 67 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, विनम्रता का अभिप्राय है। विनम्रता का अभिप्राय अक्कड़ होना, नहीं जी, सविनय होना जी, सविनय होना बिल्कुल, सविनय होना। शालीनता होती है, सुशीलता होती है, शिष्टता ना, विनम्र होने की ये अवस्थाएं हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे विकल्प नंबर बी, क्रूर होना होने की, दयाहीन होना ये भी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा प्यारे। अगला है विनम्र व्यक्ति से
सीखता है, विनम्र व्यक्ति से सीखता है, विनम्र व्यक्ति से सीखता है। किससे सीखता है भाई? विनम्र व्यक्ति जो होता है दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से। विनम्र व्यक्ति से सीखता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है, स्वयं के अनुभव से सीखता है, अध्यापकों के अनुभव से सीखता है, अभिभावकों। अध्यापक की बात है नहीं, अभिभावक की बात है नहीं। आते हैं एक बार पैसेज में, आपको करते हैं कि विनम्र व्यक्ति किससे सीख रहा है ना। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है। देखिए यहाँ पर लिखा था ना, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। उनके का मतलब क्या होगा? दूसरों ना, दूसरों के अनुभव से सीखता है भाई। देख लो यहाँ पर, है ना, देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर इज द राइट, विकल्प नंबर इज द राइट। दूसरों के अनुभव से सीखता है। वेरी गुड, समझ पाए आप। आइए 69 देखते हैं। घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी, घमंडी पर्यायवाची बोला है, विलोम नहीं बोला है, ध्यान देना। घमंडी जो होता है वो अहंकारी होता है। वो क्या होता है? गर्व होता है, अभिमानी होता है, दर्प होता है, ये सब होता है ना। लेकिन विनम्र तो नहीं होता ना, कोमल तो नहीं होता ना। घमंडी आदमी कोमल नहीं हो सकता, सुशील भी नहीं हो सकता, अक्कड़ होता है। घमंडी आदमी अक्कड़ उसका पर्यायवाची हो सकता है। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे चले, जिद्दी का विलोम यहाँ पे बात करना है। किसके विलोम की बात करना है प्यारे? जिद्दी के विलोम की बात करना है ना। जिद्दी, कोई जिद्दी है मतलब अटल है, टिका है, तो ये पर्यायवाची हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। कठोर है मतलब जिद्दी है, वो भी तो पर्यायवाची ही आ जाएगा, लेकिन विलोम तो नहीं होगा। हाँ, जिद्दी है, नहीं मानने वाला है, सहमत है, मान जा रहा है, तो विकल्प नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। वेरी गुड। आते हैं अपने अनुच्छेद अगले की तरफ और अनुच्छेद 3 को पढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, लिखा है, वेरी गुड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे लिखा है कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्ति करते हैं। हम उनके रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों, कार्यों और कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तु प्रदान की। हमें उसे अपने हृदय के अंतरम से धन्यवाद देना चाहिए। वाह, अंतरम से धन्यवाद मतलब हृदय के अंदर से धन्यवाद देना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आप उसके करने के लिए कृतज्ञ होने चाहिए, उसके उपकार को मानने वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल। आते हैं पहला, धन्यवाद का अर्थ है कि। धन्यवाद का अर्थ है, यहाँ पे कह रहा है धन्यवाद का क्या अर्थ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ था, जब आप के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्ति करते हैं हम उनके रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। समझ रहे हैं? तो धन्यवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा प्यारे। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। 72 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण क्या है ना? महान सद्गुण, महान सद्गुण क्रूरता ना, दुख व्यक्त करना ना, कष्ट ना, कृतज्ञता प्रदर्शन। देख रहे हैं ना, इसमें कृतज्ञता की बात की गई। अपने या अपनी खाली स्थान में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है।
मतलब कह रहा है अपने सद्गुणों में भी, अपने कर्तव्यों में, अपने विचारों में भी आमदनी, विचारों सही होगा, पैसेज में आप पढ़ेंगे तो एक जगह आया था विचारों में भी कृतज्ञ हो सकता है, अपने विचारों में भी कृतज्ञ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो दिया हुआ है जो में कृतज्ञ होना चाहिए, हमारे लिए सहिष्णु कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि हमें उनकी अच्छी वस्तुएं प्रदान की है, हमें से अंतरम धन्यवाद होना चाहिए ना। लिखा है कृतज्ञता ज्ञापन महान सद्गुण है, प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कृतज्ञता होनी चाहिए। यह एक अनुभूति है। क्या है? एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं या अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित। हम अपने विचारों, देखें शब्दों और कार्यों, विचारों शब्दों और कार्यों तीनों देखिए यहाँ पे दिया है, तो विचारों ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देख पाए आप ना? तो जब पैसेज को मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे ना, शब्दों विचारों कार्यों। देखिए बिल्कुल विचार दिया हुआ तो शब्द वही अक्षरशः, तो वो सही हो जाएगा। सहायक शब्द है, क्या बोला है? सहायक शब्द है, सॉरी सहायक शब्द है। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सहायक शब्द है ना। 74 नंबर में अगर हम देखें तो कह रहा है सहायक। सहायक क्या है ना? सहायक को बहुत ध्यान से देखिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है ना। तो आप सहायक शब्द को क्या समझ सकते हैं? सहायक विशेषण हो सकता है ना। सहायक क्या हो सकता है? विशेषण हो सकता है ना, विशेषता बतलाता है ना। यमुना गंगा की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो सहायक क्या हो सकता है? विशेषण हो सकता है प्यारे ना। सहायक मतलब होता है गौड़ या अधीनस्थ टाइप की चीज़ें होती हैं, तो ये विशेषण में आएगा। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे है सद्गुण का अर्थ है। सद्गुण मतलब क्या समझ रहे हैं? सद्गुण का मतलब अच्छा गुण होता है, मतलब गुण आ जाएगा, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए इज द राइट। चलिए आगे चलते हैं और अपना हम देखते हैं कौन सा चौथा वाला ना, चौथा वाला अनुच्छेद देखते हैं प्यारे। चौथा वाले अनुच्छेद को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सा हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की समस्या शिकायत भी आती है। वेरी गुड। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ में बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, एक ही मुद्रा में अगर देखते हैं तो कह रहा है कि जोड़ों में दर्द होता है। जी बिल्कुल। आगे कह रहा है कि पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीबी, ध्यान से देखेंगे, सॉरी, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में भी दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों में मनुष्यों की मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त पैसेज था ये, बहुत ध्यान से देखिए इसको। क्या कह रहा है? लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी खाली स्थान प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? पाचन क्रिया बोला था, वहाँ पे प्रभावित होती है। मानसिक स्वास्थ्य, ऊंचाई ना। आपके पैसेज में किसकी बात की गई है? आइए देखते हैं आपके पैसेज में किसकी बात की गई है भाई।
लगातार टीवी देखने से क्या होता है भाई, देखेंगे ध्यान से कि अगर हम अधिक प्रभावित होता है, अगर लगातार टीवी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रभावित नहीं होता है ना, यहाँ पे एक चीज़ था कन्फ्यूजन ने, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता है ना, शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित, ऊंचाई भी प्रभावित होगी, भार भी होगा, लेकिन पाचन क्रिया नहीं प्रभावित होगी। अगर लंबे समय तक लगातार टीवी देखेंगे तो पाचन क्रिया नहीं प्रभावित होगी, मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे हमको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं ना, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा अगर देर तक बैठेंगे, तो पाचन क्रिया भी हमारी प्रभावित होगा ना, पाचन क्रिया भी हमारी प्रभावित होगी ना। ऊंचाई, भार, अगर हम देर तक बैठेंगे तो वजन बढ़ता है ना, फैट जम जाते हैं, भोजन सही से पाचन नहीं होता है, तो ये भी प्रभावित हो सकता है ना। कौन प्रभावित नहीं होगा, ऊंचाई नहीं प्रभावित होगी, बैठने से ऊंचाई थोड़ा नहीं है, तो विकल्प नंबर बी इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्या का संबंध खाली स्थान से है। मनोवैज्ञानिक समस्या का संबंध किससे है भाई, मनोवैज्ञानिक समस्या जो हमारी है उसका संबंध किससे, क्लियर करिए, मानस से है। मानस का मतलब क्या समझ रहे हैं, मन से उत्पन्न मनोभाव, मानस से है ना, मानस का मतलब होता है मन से उत्पन्न मनोभाव, मन से उत्पन्न मनोभाव, मन से उत्पन्न मनोभाव ना, वेरी गुड, मन से उत्पन्न मनोभाव, समझ रहे हैं बात को। तो मानस यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वो टीवी क्या करते हैं, बहुत निकट से देखते हैं, वे टीवी बहुत निकट से देखते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। विकल्प दिया था ढीली का समानार्थी, देखिए सब पैसेज में 3-3 क्वेश्चन, पैसेज से 2-2 क्वेश्चन क्या दिया है, विलोम या समानार्थी शब्द दिया हुआ, पर्यायवाची ना, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे कह रहा है ढीली का समानार्थी शब्द, शक्तिपूर्ण, व्यस्त, धीरे, तीव्र ना। ढीली का समानार्थी क्या हो जाएगा, धीरा हो सकता है, सुस्त हो सकता है, शिथिल हो सकता है, तो धीरा तो दिया है ना, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे है अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक क्या बोला है, विलोम बोला। हानिकारक कोई चीज होगी तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, मतलब हानि पहुंचाने वाली ना, जो हानिकारक चीज होगी तो हानि नहीं पहुंचाती, वो तो समानार्थी हो जाएगा ना। तो हानिकारक अगर है का विलोम कहेगा तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हानिकारक का विलोम हो जाएगा जो हानिकारक हमारे लिए, मतलब उपयोगी जो हमारे लिए, तो हानिकारक तो गलत हो जाएगा, निराशाजनक भी गलत हो जाएगा। खतरनाक है, हानिकारक है, खतरनाक तो समानार्थी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, उपयोगी है। यही चीज़ कोई कहता है हानिकारक है, हम कहेंगे नहीं उपयोगी है ना, तो विकल्प नंबर सी इज द राइट। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके हिंदी पार्ट का जो था, हिंदी पार्ट के जो आपके एग्जाम में आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 20, उसको मैंने बताया। और पिछले साल का ये पेपर था, तो इससे आपको और बढ़िया से मतलब समझने में मदद मिली होगी कि पेपर एग्जाम में ऐसे आते हैं। तो ध्यान से इसको देखिए, वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तक शेयर करिए। इस प्रकार से हम आपको हर पार्ट पर डे कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे और आपका रिवीजन होता रहेगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ये हमारी सोच है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।